नमस्कार मित्रों, नैनस्पीक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आज आपको सुनवाने जा रही हूं ढेर सारी लघु कथाएं। जी हां, आरणी साहित्यिक समूह के द्वारा आयोजित लघु कथा ऑनलाइन सम्मेलन, जिसमें कि कई शहरों के जो लघु कथाकार हैं उन्होंने भाग लिया था। तो प्रमुख लघु कथाएं जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ उनमें से हैं राजकुमारी चौक से भोपाल द्वारा प्रस्तुत कोरोना की हार, और दुर्गा रानी श्रीवास्तव जी जो भी वो भी भोपाल से हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत लघु कथा जिसका शीर्षक है गौना। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जो कि ग्वालियर से हैं, आपने जो लघु कथा प्रस्तुत की है उसका शीर्षक है मजदूर। किरण मोर जी जो कि कटनी से हैं, आपने जो लघु कथा प्रस्तुत की है उसका शीर्षक है वसीयत। और सुषमा व्यास जो कि इंदौर से हैं, आपकी लघु कथा का शीर्षक है गलता एसिड। तो आइए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ये सारी लघु कथाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय आज आपके समक्ष एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कि मजदूर दिवस पे है। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन, आप सभी को वंदन, अभिनंदन और मंच का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। लीजिए, प्रस्तुत है लघु कथा मजदूर दिवस। मानसी एनजीओ की संचालिका मानसी अग्रवाल कई दिन से अत्यधिक व्यस्त दिखलाई दे रही हैं। सुबह से कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। घर पर अग्रवाल जी पिछले महीने ही रिटायर्ड हुए हैं, घर संभालते रहते हैं। मानसी उनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बीमारी से स्वर्ग सिधार चुकी है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब बाहर हैं। बहुओं से उनकी नहीं पटती। साल में 1-2 दिन के लिए वो आते हैं और चले जाते हैं। आज मानसी को मजदूर दिवस का प्रोग्राम करना है। मंत्री जी, जिलाधीश महोदय एवं अन्य अतिथि आ रहे हैं। वैसे तो सारी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। होटल में ही प्रोग्राम है। 21 मजदूर को मानसी अपनी संस्था से सम्मानित कर रही है। 501 रुपए का चेक, शॉल और श्रीफल भेंट करना है। मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह, कश्मीरी शॉल, श्रीफल भेंट करने हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैं भी मानसी एनजीओ की सदस्य बन गई थी। पतिदेव डॉक्टर होने की वजह से व्यस्त रहते थे और मैं हाउस वाइफ थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ नहीं तो समाज सेवा से ही जुड़ जाऊं। मानसी जी मेरे पास ही रहती थी। उनके कार्यकलाप मुझे आकर्षित करते रहते थे। उनकी बातें भी आदर्शात्मक हुआ करती थी जो मुझे अपनी ओर खींचती थी। आज मुझे उनके साथ ही प्रोग्राम में जाना था। संचालन मुझे ही करना था। मैं 1 बजे उनके यहाँ पहुंच जाती हूँ। 3 बजे से प्रोग्राम था। मानसी जी लंबी, छरहरी, गोरी, ऊंची एड़ी की सैंडल में बहुत स्मार्ट दिख रही थी। उन्होंने कट स्लीव का ब्लाउज और प्योर शिफॉन की प्रिंटेड साड़ी पहन रखी थी। वह इस उम्र में भी कह ढा रही थी। उन्होंने अपने को बहुत मेंटेन करके रखा था। वह जिससे भी बात करती थी, पता नहीं उनमें क्या जादू था, कोई उन्हें मना नहीं कर पाता था। मुझे देखकर बोली, आओ आओ प्रिया, देखो मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा, आज तो आप बिजली गिरा रही हैं भाभी जी। आज तुम भी तो प्रिया बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, भाभी जी आप कितनी सराहनीय कार्य करती हैं, आप धन्य हैं। आप आज मजदूरों का सम्मान करवा रही हैं, भला उन्हें कौन पूछता है। मानसी बोली, अरे छोड़ो ये सब तो ठीक है, आओ आज तुम्हें हम अपना बगीचा घुमाते हैं। वह पीछे गार्डन में ले जाती हैं जहाँ विभिन्न किस्म के गुलाब अपनी खुशबू बिखेर रहे होते हैं। चंपा, चमेली, रात रानी आदि कई फूलों के पौधे पुष्पित हो रहे होते हैं। प्रिया को लगता है वह मदमस्त होकर यहीं बैठ जाए। तब तक मानसी कहती है, प्रिया आओ तो हम पीछे जगह दिखाते हैं जो हम सही करवा रहे हैं, उसमें काम चल रहा है। प्रिया देखती है उसमें 8-10 मजदूर काम कर रहे होते हैं। प्रिया कहती है, इन लोगों का भी सम्मान आप करवा रही हैं? नहीं यार, इनका क्यों करवाऊंगी, वह तो उन्हीं लोगों का है जिसके नाम चंदा देने वालों ने दिए हैं। इतने में ही एक वृद्ध मिट्टी का तसला लिए ही गिर जाता है। उसे देखकर मानसी गुस्से से लाल हो जाती है। वह उस पर क्रोध से चीख पड़ती है, साले जब काम नहीं करना चाहते तो आते ही क्यों हैं? अभी इस बुड्ढे को रामू निकाल बाहर करो। वह गिड़गिड़ाने लगता है, मालकिन माफ कर दीजिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसी के इलाज के लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, वह मर जाएगी मालकिन। मानसी कहती है, मैंने सबका ठेका ले रखा है, क्या भागो यहाँ से। वह रामू से कहकर उसे बाहर करवा देती है। मैं चुपचाप वृद्ध मजदूर को जाते जाते 500 रुपए का नोट पकड़ा देती हूँ वृद्धा की बीमारी के लिए।
रामू जाते जाते पूछता है, मालकिन आप कब तक आएंगी? मानसी कहती है, रामू आज मजदूर दिवस है ना, हम मजदूरों का सम्मान करने जा रहे हैं, देर हो जाएगी, तुम साहब को खाना खिला देना। आज मुझे मानसी का विभत्स रूप दिखलाई दे रहा था। मैं उसके दोहरे रूप को देखकर अचंभित थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि कल ही मैं इस एनजीओ को छोड़ दूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, मैं सुषमा व्यास राजनिधि इंदौर से आपके समक्ष एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है गलता एसिड। गलता एसिड। वो एसिड की बोतल लेकर चौराहे पर पान की दुकान के पास खड़ा हो गया था। कॉलेज से आएगी तो यहीं से गुजरेगी, डाल दूंगा चेहरे पर। बड़ी अपने आप को बेहद सुंदर समझती है। कितनी बार प्रेम संदेश भेजे, आगे पीछे घूमा, कोई जवाब नहीं। अकड़ कर बिना देखे निकल जाती है। आज बताता हूँ इसको, जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। इसी सोच के साथ वो एक भरी हुई एसिड की बोतल लेकर तैयार था। कुछ ही देर में वो आती दिखी। बोतल पर उसकी उंगलियां कस गई। उसने उत्तेजना में मुंह दबाकर दांत भींच लिए। लेकिन ये क्या? उसके साथ अपनी छोटी बहन को उंगली पकड़कर आते देख वो आगे बढ़ने से रुक गया। ध्यान से देखा तो दोनों लूहलुहान थी। बहन की स्कूल ड्रेस जगह जगह से फटी हुई थी, हाथ पैर छिल गए थे, खून बह रहा था। और वो उसकी तो एक कुर्ते की बाहें गायब थी। चेहरे पर बेतरहा चोट के निशान थे। आँख के ऊपर तो काला घेरा था। आँख सूजकर कुप्पा हो गई थी। फिर भी वो छुटकी का हाथ कसकर पकड़े थी। कंधे पर छुटकी का स्कूल बैग भी टंगा था। पास आते ही भाई को देखकर छुटकी दौड़कर भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने बताया, आज दीदी के कारण मैं बच गई। 2 आदमी जबरदस्ती मुझे एक गाड़ी में धकेल कर बैठा रहे थे। दीदी ने उन्हें देख लिया और दौड़कर मुझे कसकर पकड़ लिया। बहुत छीना झपटी, मारा मारी हुई, परंतु दीदी ने मुझे नहीं छोड़ा। लोग इकट्ठा होते देख वो दीदी के चेहरे पर चाकू मारकर चले गए। स्तब्ध सा खड़ा वो उसके खून से भरे चेहरे को देखता रह गया। तब तक वो उसे स्कूल बैग थमाकर जा चुकी थी। अचानक उसके हाथ से एसिड की बोतल गिरकर चकनाचूर हो गई और सारा एसिड बह बहकर पास ही की गंदी नाली में समा गया। साथ ही बहने लगे उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू। मैं राजकुमारी चौक से अपनी लघु कथा लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कोरोना की हार। सर्वप्रथम माँ वीणा पांडे शारदे के चरणों में अपना नमन करती हूँ। बेटी नैन्सी, आज तो सारा देश लॉकडाउन कर दिया गया है। तुम अब ड्यूटी पर मत जाना, घर में रहना जरूरी है। यह कोरोना वायरस जानलेवा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ ने अपनी बेटी को हिदायत देते हुए अपनी बात पूरी की। उन्हें लगा नैन्सी अपनी माँ की बात को जरूर मानेगी और घर पर रहकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का जरूर ध्यान रखेगी। तुम्हें अपना ध्यान रखने के लिए मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। माँ ने अपनी बेटी को जोर देते हुए अपनी बात पूरी की। माँ के अंदर की व्यथा को नैन्सी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। एक माँ को अपनी बेटी की फिक्र होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ साथ देश पर आए विकट संकट से लड़ने के लिए कमर कस के तैयार होना भी जरूरी है। वह माँ के गले लग गई और बड़े ही प्यार से माँ से बोली, माँ, मेरी ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी की है। मुझे इस समय आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कोरोना को हराकर हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बेटी की बातें सुनकर नैन्सी की माँ राधा भाव विभोर हो गई। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जी जान लगाकर सेवा करना, क्योंकि हम भारतीयों को कोरोना जैसे वायरस को हराना है। वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि मैं एक ऐसी बेटी की माँ हूँ। धन्यवाद। लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है वसीयत। आज रमेश बाबू की तबीयत खराब हो गई थी अचानक ही। वैसे तो उन्हें 5 साल पहले ही
उनकी आहार नली संकुचित होने की घोषणा डॉक्टरों ने कर दी थी, लेकिन फिर भी वे खा पी रहे थे। भले ही खुराक कम हो गई थी उनकी, परंतु वे चल फिर रहे थे और अपना काम स्वयं कर लेते थे। अब 5 साल बाद 5 दिनों से बुखार में थे और उतने ही दिनों से खाया भी नहीं था कुछ, अतः शरीर भी बेहद कमजोर हो गया था। अब उठने की हिम्मत भी नहीं रही और कोशिश की तो गिर गए। अस्पताल जाकर दिखाने को तैयार नहीं, डॉक्टर घर आकर देखे इसके लिए घर वाले तैयार नहीं। ऐसे ही चल रहा था। स्वयं के दोनों पुत्र देखकर भी अनदेख कर रहे थे, जैसे देखने से तो यही लग रहा था, पर समय बीतता जा रहा था और उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। तो सबके कहने पर भतीजा जबरदस्ती गोद में उठाकर अस्पताल ले गया, जो कि पास में ही रहते थे। अत्यधिक कमजोरी तो थी ही। अस्पताल गए, ग्लूकोज चढ़ाया गया, कुछ दिन ठीक लगा। अस्पताल में इलाज के दौरान ही ठीक रहे। डिस्चार्ज के समय बड़े बेटे को बिल दिया तो उसने छोटे को पकड़ा दिया, क्योंकि वह ही उनके साथ रहता था। बंटवारा नहीं हुआ था, पर बड़ा बेटा अपना अलग व्यवसाय करता था, अतः साथ भी नहीं रहता था। शायद फिर भतीजे ने ही बिल दिया। रमेश बाबू 3 भाई थे। घर आकर 2-3 दिन ठीक रहे, परंतु फिर तबीयत बिगड़ने लगी। इस बार भी बिल दूसरे भाई के बेटे, जो कि सामने ही रहते थे, उसने दिया। शायद कुछ दिनों के मेहमान हैं, शायद समय आ गया है, और अगर नहीं रहे तो वही बेटे अश्रु बहाएंगे ऐसे। फिर वही तर्पण की बात होगी, सारी विधियां अपनाई जाएंगी, पिंडदान भी किया जाएगा, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। जायदाद जो चाहिए, फर्ज क्या है हमारे, ये उनको याद नहीं। हमारी जायदाद है, हमारी क्या हक है, हमारी क्या जायदाद नहीं, बस ये याद है। वसीयतनामा खोला गया। उनकी जायदाद का हिस्सा मोहन को भी दिया गया था, जो उनका पुराना घरेलू नौकर था। पहले उसके पिता काम करते थे, फिर वह। बचपन से ही वह यहाँ रहता था और उसी की सेवा से रमेश बाबू 2 बार स्वस्थ हुए थे। और एक बात लिखी थी वसीयत में कि उनका पिंडदान मोहन ही करेगा। जाने उन्होंने अस्पताल में दोनों बेटों की आपस की बातें सुनी थी और उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी थी। धन्यवाद। एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गोना। रामदयाल जी के बेटे का 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। इस वर्ष होली के बाद नवरात्रि में गोना कराकर बहू को लाना था। गांव में गोना भी शादी का एक छोटा सा रूप होता है। बार बार समधी जी का फोन आ रहा था कि बताइए आप कौन सी तारीख तय की, कितने मेहमान लेकर आ रहे हैं आप गोना कराने। लेकिन रामदयाल जी 1-1.5 माह से टाल रहे थे। ऐसे में लड़की वालों का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्हें स्वागत सत्कार, विदाई का इंतजाम भी तो करना था। रामदयाल जी पंचायत सेक्रेटरी थे, जमीन मकान सब था, लेकिन घर में शौचालय नहीं था। दरअसल पूरे गांव में ही शौचालय नहीं था। कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं की, क्योंकि जो चला आ रहा था ठीक था। एक दिन रामदयाल जी सरपंच एवं कुछ लोगों के साथ पंचायत के काम से शहर गए। वहां लौटते समय